अखिल भारतीय लेखक उत्सव का समापन प्रशासन के आला अधिकारियों की काव्य गोष्ठी के साथ हुआ। अंडमान निकोबार प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार रखे। इस काव्य गोष्ठी में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी, आयुक्त सह सचिव एएसपीएस रवि प्रकाश, प्रशासन के अधिकारी विनायक चामड़िया, कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी सहित प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव सहित मंच पर उपस्थित अधिकारियों ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। नमस्कार। क्षितिज से परे के इस अंतिम सेशन वॉइसेस ऑफ द आर्किपेलागो, द्वीपों की आवाज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह सत्र बहुत ही विशेष होने वाला है। हमारे बीच भूतपूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव उपस्थित हैं। केशव चंद्र सर इस सेशन को चेयर करेंगे और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण अपनी रचनाएं हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हम उनकी रचनात्मकता और उनकी सृजनात्मकता से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। आसान नहीं होता 24 घंटे में 4 घड़ी निकाल लेना, आसान नहीं होता दौड़ते भी रहना और मंजिल भी तलाश लेना, आसान नहीं होता जी लेना पूरी जिंदगी या कर लेना उस नामुकम्मल खुदा की बंदगी, आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना, आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना या आंखें बंद कर हकीकत झेल लेना, आसान नहीं होता मान लेना देश प्रेम के सभी दलीलों को, आसान नहीं होता मान लेना देश प्रेम के सभी दलीलों को या अपना लेना वक्त के उलूल जुलूल उसूलों को, आसान नहीं होता दुनिया में होकर दुनिया का होना, आसान नहीं होता दुनिया में होकर दुनिया का होना, इतना भी आसान नहीं होता आसान होना। यह जो आखिरी कविता है ये मैंने सुबह सुबह लिखी है, वॉक करते हुए जो अंडमान क्लब के पीछे जो सिमेट्री है उसके ऊपर है। कविता का शीर्षक है कब्रिस्तान। जब बहुत अजीज़ लगने लगता है अपना मकान कभी कभी, जब बहुत अजीज़ लगने लगता है अपना मकान कभी कभी, घूम आती हूँ शहर का कब्रिस्तान कभी कभी। वहाँ भी कुछ लोग कब्ज़ा जमाए बैठे हैं अपने लिए, वहाँ भी कुछ लोग कब्ज़ा जमाए बैठे हैं अपने लिए, वक्त भी लेता है हसीन मज़ा कभी कभी। वहाँ देखे हैं मैंने बहिष्कृत सांसें, लहराते पेड़, कुत्तों का झुंड, चिड़ियों का घोंसला। वहाँ देखे हैं मैंने बहिष्कृत सांसें, लहराते पेड़, कुत्तों का झुंड, चिड़ियों का घोंसला। जिंदगी भी ढूंढ लेती है यहाँ आशियाँ कभी कभी। कतारों में लेटी हुई हैं यहाँ इंसान की अधूरी ख्वाहिशें, कतारों में लेटी हुई हैं यहाँ इंसान की अधूरी ख्वाहिशें, नामुकम्मल होने में ही है तमन्ना की इंतहा कभी कभी। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कमिश्नर कम सेक्रेटरी कमिश्नर आर्ट एंड कल्चर श्री एएसपीएस रवि प्रकाश जी को। मैं 3 तेलुगु कविता को मैंने हिंदी में खुद अनुवाद किया, सो अनुवाद का पहला टाइटल प्रेम संदेश। मैं क्या कर सकता हूँ जब सूर्य रुक जाएगा, जब सारी छायाएं आकाश में विलीन हो जाएगी। मैं एक 3 साल के बच्चे के प्रेम में फंस गया हूँ। उनका नाम था अलेन कुर्दी। पहली बार मैंने उसे तब देखा जब वहाँ मध्यभूमि सागर के तट पर एक लाश बनकर बह आया था। जब उसकी नाव डूब गई
तब तक वह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। कुर्द कौन है, शरणार्थ क्या होते हैं, सीमाएं, युद्ध, इन सब का उसे कुछ भी जान नहीं था, ज्ञान नहीं था। वह कितना सुंदर था, कितना मासूम था, समुद्र तट पर कितनी शांति से सोया था। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसे कुछ भी पता नहीं था। बच्चे क्या कर सकते हैं, बस हमें मासूमियत से प्रेम कर सकते हैं, मरने के बाद भी हमें प्रेम संदेश भेज सकते हैं। सेकंड, बरसात की रात। अब भी चिड़ियाँ चहचहा रही है, अलग अलग बोलियों में छायाओं की जाल की समेटते हुए। लंबे पेड़ों की छायाएं अनदेखे जंगल की पगड़ियों में खो रही है। छाया की हल चलती नागली सपनों को जोतती जा रही है। सूरज के चारों ओर अब तक नाचते रहे वे अजीबो गरीब रंग अब कहाँ लुप्त हो गए। शाम की ऋतु कब पहाड़ियों की पगड़ियों में गायब हो गई, कोई नहीं जानता। जब माँ लोरी गा रही होती है तो जैसे जैसे गहरी हो जाती है एक बच्चे की पलकों पर नींद, वैसे ही सारी आवाज़ें रात की निस्तब्धता में धुलती जा रही है। अब तक बादलों के बीच भटकता चंद्रमा अब कमरे के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। कच्चे हरे पत्तों की तरह हर जंगल फैली है नमी और ठंडक पूर्वी समुद्र की आती हवा में। जंगल के किनारों से मन की गहराइयों में धीरे धीरे उतर रही हैं यह बरसात की रात। तीसरा और लास्ट टाइटल है जब कॉलेज में था। कॉलेज के दिनों में हम में से एक करीबी दोस्त को एक लड़की से प्यार था। उसका प्रेम इतना गहरा था कि न वह कुछ पढ़ सकता था न कुछ लिख सकता था और न ही परीक्षा में पास हो सका। हर कोई उसकी हालात से दुखी था। प्रतिभा की भटकने का यह दुर्भाग्य था, लेकिन उसने कभी उसे अपने प्यार के बारे में बताया ही नहीं। हर दिन हम यही सोचते कि कैसे उसे इस मुश्किल से बाहर निकाले। बात धीरे धीरे फैल गई और लड़की तक भी पहुंच गई, पर अगर उसने खुद कभी कुछ नहीं कहा तो कोई और क्या कर सकता था। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी राह चले गए, फिर कभी न मिलने के लिए। दोनों के अपने ज़िंदगी में कई उपलब्धियां हासिल की। एक दिन जब मैं अपने उस दोस्त से मिला तो मैंने पूछा, तब तुम इतना दुखी थे पर अब तो खुश दिखा रहे हो। उसका चेहरा बदला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस उसका नाम सुनने ही वही पुराना दर्द फिर से जाग उठा। उसकी आंखों से गिरने आंसू उसके दिल में अब भी जिंदा उन यादों की गवाही दे रहे थे। जिसने कभी उसके एक शब्द भी नहीं कहा, जिसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा, वह इतने सालों बाद भी क्यों इतना व्याकुल था। जो लोग
कभी हमारे ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं, वे हमारी यादों में इतना ताज़ा क्यों रहते हैं? श्री विनायक चमारिया जी को। पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। गिरती संभलती बहती चली, हर मुश्किल को पार करती चली। पहाड़ ने रोका, बोला कहाँ चली? मैं मुस्काई, बोली मैं तो चली, मेरा वजूद ही है चलने में, हर मोड़ पर खुद को बदलने में। किनारों ने भी रोकने की कोशिश तो की, पर मैं ज़िद्दी थी। मैं बोली बस चलती हूँ, बस चलती हूँ। मैं बहती रही, मैं चलती रही, हर किनारे से मैं मिलती रही। जो ठहर जाती तो झील बन जाती, जो चल रही हूँ तो समुंदर बनूंगी। एक और कविता जो मैंने लिखी है वो भी नदी और पहाड़ पे ही है। अगर नदी और पहाड़ में कभी गुफ्तगू हुई होगी तो क्या हुई होगी? अगर नदी और पहाड़ में कभी गुफ्तगू हुई होगी तो क्या हुई होगी? क्या पहाड़ ने चलने की कोशिश की होगी या नदी ने रुकने की जहमत की होगी? क्या पहाड़ ने चलने की कोशिश की होगी या नदी ने रुकने की जहमत की होगी? ना पहाड़ चला होगा ना नदी रुकी होगी, फिर भला दोनों की आशिकी कैसे चली होगी? शायद नदी को पहाड़ का ठहराव भा गया होगा और पहाड़ को नदी का बहाव पसंद आ गया होगा। अब जिस कविता से मैं इंस्पायर हुआ था लिखने के लिए मेरे बैचमेट की, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। इट रिप्रेजेंट्स की डाइवर्सिटी एक सोसाइटी में कितनी इम्पॉर्टेंट है, मोर सो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। लकड़हारों की सभा में हुआ ये ऐलान, लकड़हारों की सभा में हुआ ये ऐलान, दरख्तों को रंगों के हिसाब से बांट दो, जो रंगे हों एक से ज़्यादा रंगों में उन्हें काट दो। कटे दरख्तों से हम कुल्हाड़ी बनाएंगे और फिर उसी कुल्हाड़ी से और दरख्तों को काटने में लगाएंगे। जो ज़्यादा कट गए कुछ दरख्त, उनसे कागज़ बनाएंगे, फिर उसमें चित्र सारे एक ही रंग के बनाएंगे। जिससे ना कागज़ बने ना कुल्हाड़ी, ऐसे सारे दरख्तों को हम जलाएंगे, फिर इसी आग में आगे की सियासी रोटी पकाएंगे। अपने दायित्वों के प्रति सदा समर्पित, गंभीर और विकास के लिए सदैव चिंतित अधिकारी गणों के अंदर भी एक कवि छिपा है, ये हमें आज इस मंच से इसका आभास हो रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर प्रियंका कुमारी मैम को। मेरी पहली कविता एक बेटी का धन्यवाद है। यह मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ऊपर आज से लगभग 10 साल पहले लिखी थी, मेरे टूटे फूटे शब्दों में। बेटी का धन्यवाद। हम करते हैं शुक्रिया आप सबका यहाँ पर, जो आप आए यहाँ इस मुद्दे को उठाए, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। एक छोटी सी जान प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर वो हमसे विनती कर रही है, तुम मुझको बचाओ और मुझको पढ़ाओ। बेटी ना रही तो क्या दुनिया चलेगी, जो न पढ़ी तो क्या सभ्यता आगे बढ़ सकेगी। इस मुद्दे पर चर्चा हम जितनी करेंगे, बेटी को बचाने को तत्पर रहेंगे और उसको पढ़ाने का प्रयत्न भी हम करेंगे, तब तरक्की के पथ पर हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सबका धन्यवाद पुनः एक बेटी कर रही है, आप सबका धन्यवाद पुनः एक बेटी कर रही है, जो उसको दिल में बिठाया, पलकों पे सजाया और उसकी लड़ाई को अपना बनाया। मैं जो अपनी दूसरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, उसे मैंने इसी साहित्य महोत्सव के अवसर पर लिखी है। यह कविता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भ्रमणीय स्थल के ऊपर है और उसका शीर्षक है द्वीप भ्रमण। ये साहित्य की दुनिया और द्वीपों की माला है, जो प्यारा सा रिश्ता वो समझे यहाँ पे, है जो प्यारा सा रिश्ता वो समझे यहाँ पर। है चैत का महीना और तारीख है 29, है चैत का महीना और तारीख है 29, कविताओं की लड़ियाँ कहानियों का मेला। हम बैठे यहाँ पर सुनने और सुनाने, हम बैठे यहाँ पर सुनने और सुनाने।
जो बोलूं यहाँ मैं वो जाने सभी पर, जो बोलूं यहाँ मैं वो जाने सभी पर, क्या माला में पिरोकर देखा है किसी ने। 836 द्वीपों में 31 पर बसे हम, 836 द्वीपों में 31 पर बसे हम, कोको चैनल से लेके ग्रेट चैनल तक फैले हम। जो घूमे यहाँ तो महीने कम पड़ेंगे, जो घूमे यहाँ तो महीने कम पड़ेंगे, नीले सागर के तट पर झूमते हम रहेंगे। करमाटांग हो या फिर रामनगर का बालू तट, कालीपुर का कश्यप तट या लामिया खाड़ी का किनारा, अंडमान निकोबार के उत्तरी जिले के हैं ये दमकते सितारे। थोड़ा दक्षिण बढ़े तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, जैसी राधा थी सुंदर वैसा राधा नगर तट भी दिखेगा। जो भ्रमणीय द्वीपों को गिनने हम चले तो, जो भ्रमणीय द्वीपों को गिनने हम चले तो उंगलियां कम पड़ेंगी, दोनों हाथों के बाहर भी गिनती बढ़ेंगी। शहीद और स्वराज द्वीप तो हैं लोगों की जुबा पर, लेकिन क्या लॉन्ग, गिटार, एनएससीवी और स्मिथ द्वीप नहीं है चमकते सितारे। एविस के नारियल को क्या न अब चखना चाहेंगे। पर्वत की चोटी से लेकर ज्वालामुखी की शाखाएं, चूना पत्थर की सुंदर गुफा भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। हरित जंगल में भ्रमण की दबी जो इच्छा है, क्या पूरी करने को हमारा मन भी न ललचेगा। आम्रकुंज के जंगलों का जब आप भ्रमण करेंगे, ऐसा लगता है मुझको आप उमंग की तरंगों में गोता भरेंगे। ऐतिहासिक जो यादें यहाँ पर बसी हैं, हजारों कुर्बानियों की जो मिसालें गढ़ी हैं, उनकी गाथाएं भी कम नहीं हैं, उनकी गाथाएं भी कम नहीं हैं। काला पानी का चित्रण जो आप सेलुलर जेल में सुनोगे, है वादा ये मेरा, है वादा ये मेरा, आंसुओं से भिगोगे। निकोबार का वर्णन बाकी यहाँ पर कुछ भी कम नहीं है करने को, जहाँ पर बी क्यूरी, लक्ष्मण, जोगिंद्रनगर की सागर तटे है श्वेत रेत, कोरल और हरे जंगलों से भरे। नेवी डेरा का प्रपात हो या माउंट थुलियर की चोटी, घूमने वाले को देंगे ट्रेकिंग के मजे। गैलिथिया नदी के तट पर भ्रमण का आनंद है लेना अगर तो ग्रेट निकोबार आइलैंड को चले। भारत के दक्षिणतम बिंदु के चरण स्पर्श की अनुभूति मिल जाए अगर तो फिर कहना भी क्या है दिल की तमन्ना, हम जाए वहाँ इंदिरा पॉइंट की सेल्फी लगाए यहाँ। है दिल की तमन्ना हम जाए वहाँ इंदिरा पॉइंट की सेल्फी लगाए यहाँ। ये कोशिश थी मेरी भ्रमणीय स्थल के मोती को चुनूं और सुंदर सी कविता की माला गुथूं। ये छोटी सी माला है आपके लिए, है बहुत कुछ बची जो मैं चुन न सकी, उन सभी को माला में पिरो न सकी। इस द्वीप श्रृंखला की धरती है अनोखी बड़ी, इस द्वीप श्रृंखला की धरती है अनोखी बड़ी, भारत के गौरव की है ये दक्षिणतम कड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर द्वीप को अपने शब्दों में पिरोने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैडम। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मिस कनक राधा चैटर्जी, चीफ एडिटर डेली टेलीग्राम, एंड प्रेजेंटली शी इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर। लास्ट टाइम कोई कविता लिखी थी सर, इट वाज 1995, एग्जैक्टली 30 साल हो गए आपकी प्रेरणा से। और कल रात को सेक्रेटरी मैम ने कहा कि आपको भी कुछ लिखना चाहिए, तो ये वही डायरी है जिसमें हर दिन इंस्ट्रक्शन लिखती चलती हूँ सर, इसी में लिखा है। सर सबसे पहले मैं बच्चों को आजकल देखती हूँ तो एक अजीब सा इंस्पिरेशन मिलता है कि बच्चे ऐसे बैठे भी रहते हैं क्या चुपचाप एक कोने में। हम तो सर धूल में खेल के आते थे, हाथ पांव कटे छिले आते थे, और शाम की बत्ती जली होती थी तो मेरी दादी कहती जहाँ बत्ती दिखे तो घर फटाफट आ जाना, और दौड़ के घर पहुँचना नहीं तो डांट पड़ेगी। लेकिन आज के बच्चे बड़े अजीब हैं, निराले हैं। तो एक छोटी सी कविता बच्चों के लिए। आधुनिकता ने छीना बचपन, घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, सूरज की रोशनी से बिल्कुल अनजान बचपन। न खेल का मैदान न धूल का संग, बस मोबाइल स्क्रीन में उलझा मन। ये मोबाइल है इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहते। दादी की कहानियाँ और माँ की पुकार सब छूट गए जैसे पुराने त्योहार। बचपन अब दौड़ता नहीं, बचपन अब दौड़ता नहीं, कूदता नहीं, बस उंगलियाँ चलती है मोबाइल से जो है यारी। बचपन अब दौड़ता नहीं, कूदता नहीं, बस उंगलियां चलती हैं मोबाइल से जो है यारी। मिट्टी की खुशबू अब पास नहीं आती,
मिट्टी की खुशबू अब पास नहीं आती, पसीने की महक से दूरियां बढ़ती जाती। जहाँ खेलते थे पतंग और गिल्ली डंडा, जहाँ खेलते थे पतंग और गिल्ली डंडा, वहाँ अब सन्नाटा और मोबाइल का फंदा। सेहत का सूरज भी ढलने लगा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ने घर जमाया। सेहत का सूरज भी ढलने लगा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ने घर जमाया। शरीर कमज़ोर, आंखें थकान से भारी, ये नई पीढ़ी क्या खोती जा रही। आओ बच्चों आओ, फिर से वो दिन लौटाएं, खेल के मैदान को फिर से सजाएं, सूरज की धूप में खिलखिलाएं, बचपन को असली खुशियाँ दिलाएं। थैंक यू। एक छोटी सी और कविता है सर। कोविड से पहले तक हमारा जो मरीन है, मैं वहाँ रेगुलरली वॉक करती थी 5:30, क्योंकि रात को 10-12 बजे तक काम करना होता था। तो वहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं रोज़ वॉक करती थी, और रोज़ मेरी आंखों के सामने वही ढलता सूरज, मैं हमेशा बोलती थी उसको देख के गॉड्स ओन कैनवास, यही मेरे दिमाग में रहता था। ईश्वर का जो ये अद्भुत कैनवास है, अद्भुत निराली छटा है जब सूरज डूब रहा होता है। और वो हमेशा मुझे लगता था कि एक पात्र है, एक घड़ा है, जिससे भगवान ने पिघलता हुआ सूरज समुद्र में उड़ेल दिया है। वो ऐसा नज़ारा दिखता था मुझे हमेशा। तो पिघलता सोना और बरसात, अंडमान की बरसात बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, यहाँ वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है, तो मुझे बरसात भी यहाँ हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। तो इस पे एक चंद लाइनें। गहरा नीला सागर विस्तृत किनारा, गहरा नीला सागर विस्तृत किनारा, गुलाबी मोतियों सा चमकता हर एक नज़ारा। सागर की गोद में लहरें खिलखिलाती, अंडमान की धरती हर दिल को छूती। सूरज की किरणें जब आती सुबह, हर दिशा से दिखे ये अनोखी छटा। हमारे यहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, तो चारों ओर से सुबह भी नज़ारा अच्छा दिख जाता है, शाम को भी दिख जाता है। सूरज की किरणें जब आती सुबह, हर दिशा से दिखे ये अनोखी छटा। चंपई आकाश में रंगों का मेल, प्रकृति की तस्वीर है या ईश्वर का खेल। सांझ की सूरज जैसे पिघलता सोना, सांझ की सूरज जैसे पिघलता सोना, समुद्र में डूबता सच है या है सपना। और जब हो मनभावन बरसात सुहानी, कहते लोग अपने गाँवों की कहानी। अंडमान के लोग बहुत सिंपल एंड ट्रूथफुल है, वेरी सिंपलिस्टिक। मैं बेसिकली यहाँ पैदा नहीं हुई हूँ, मगर मैं यहाँ पढ़ी और यहाँ नौकरी कर ली, यहाँ शादी कर ली, तो मैं अंडमान की हो गई। फिर भी अंडमान के लोगों के लिए सरल लोग जिनके दिल में सच्चाई, सरल लोग यहाँ जिनके दिल में सच्चाई, सचमुच यहाँ सब है भाई भाई। ये अतिशयोक्ति नहीं सर, रिश्तेदार भी आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई रिश्ता निकलता है किसी ना किसी का। छोटा है गांव कस्बा और नगर अपना, छोटा है गांव कस्बा और नगर अपना, पर अतिथि सत्कार का यहाँ बड़ा खजाना। अंडमान निकोबार धरती का स्वर्ग, अंडमान निकोबार धरती का स्वर्ग, तेरे सौंदर्य में है बसता हर एक रंग। तेरी ममता मित्रता, तेरी ममता मित्रता हर मन को भाए, जो भी आए बस यहीं का हो जाए, जो भी आए बस यहीं का हो जाए। लेखनी में जहाँ एक और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज था, वहीं द्वीपों की सुंदरता का वर्णन भी आपने बखूबी किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डीसी साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी को। आई फील दैट वो नहीं लिख नहीं पाया सर, पर एक और अभी जो मुझसे पहले जो स्पीकर्स थे जिन्होंने बोला, तो उनकी कविताएं सुनकर मुझे लगता है कि मुझे स्टेज पर नहीं आना चाहिए था। पर एक सर कॉलेज के समय की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उस टाइम पे थोड़ा यंग थे, तो सर उस टाइम ब्रेकअप के बाद तो दो लाइन सर लिखी थी। और इसके पश्चात एक मैं शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता है सर, उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है, वो मैं बोलना चाहूँगा। सो व्हेन एवर आई हैव बीन डाउन, सो उन पंक्तियों को याद करके थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। तो पहले जो कविता जो कॉलेज टाइम पे मैंने लिखी थी, दो लाइनें ही थी बेसिकली। वो ये थी कि हम लिखते रहे वो मिटाते रहे, हम लिखते रहे वो मिटाते रहे, इसी कश्मकश में न जाने कितने कागज़ कोरे रह गए। तो इससे आगे भी 3-4 लाइनें थी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सो
ये तो 2 पंक्तियाँ थी। अब दूसरा सर मैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता है। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। मन खोया खोया सा रहता है, तन उर्वर सा हो जाता है। कुछ मिला हुआ खो जाता है, कुछ खोया हुआ मिल जाता है। आगे चलकर कवि बोलता है कि कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है। कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है। जितना भी कह ढाले लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है। और उसमें आगे चलकर ये है कि जीवन में काम हज़ारों हैं। इन 2 पंक्तियों से सर मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है। जीवन में काम हज़ारों हैं, मन रम जाए तो क्या कहना। जीवन में काम हज़ारों हैं, मन रम जाए तो क्या कहना। दौड़ा धूपी के बीच एक क्षण थम जाए तो क्या कहना। और लास्ट दो ही एंड्स द पोएम एंड्स विद दिस, जो भी अभाव भरना होगा चलते चलते भर जाएगा। जीवन में जो भी अभाव है, जो भी कमी है, तो जो भी अभाव भरना होगा चलते चलते भर जाएगा। पथ में गुनने बैठूंगा तो जीना दूभर हो जाएगा। धन्यवाद सर, ना कहते हुए भी आपने बहुत कुछ कह दिया, धन्यवाद आपका। और अब बारी है उस व्यक्तित्व की जिन्होंने सबको प्रेरित किया, चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी। कोई कवि नहीं हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, कविता का प्रेमी जरूर हूँ, बट कोई ऐसा है नहीं जैसे केशव हमारे इतने अच्छे रचनाकार हैं जिनकी कविताएं आप अभी सुनेंगे। और हिम्मत जो दिखाई हमारे डीसी साउथ अंडमान साहब ने अपनी तरफ से कहने की जो अभिव्यक्ति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारा समय लगता है परिमार्जित होने में, तो काफ़ी पता भी नहीं चलता। ये मेरी नहीं लिखी हुई है जो मैं 2 लाइन अभी बोलूँगा, उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत जो है। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था। कुछ न होता तो खुदा होता, अगर कुछ नहीं भी होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब की ये बहुत ही इमॉर्टल लाइन्स हैं और ये हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं और अपने आप को कम कभी भी मत आकिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि व्हाट्सएप पे कहाँ मैंने कुछ पंक्तियाँ कभी लिखी है तो उसको इकट्ठा कर लूँ, इसीलिए आज समय उस तरह से नहीं मिला। मैं इसमें से कुछ कविताएं आप लोगों को अभी सुनाऊंगा और कोशिश यही है कि जल्दी ख़त्म करूं। ये एक कविता मैंने कुछ पहले लिखी थी। औरतें फिक्र करती हैं, औरतें फिक्र करती हैं बच्चों की, चूल्हे की, भूख की, प्यास की, अनवरत आस उजास की। औरतें बेचैन रहती हैं इच्छा में, प्रतीक्षा में, सोच सोच कर निस्दिन करवटें सिलवटें पलछें। औरतें खंड उपखंड जीती हैं अपने हिस्से का सुख छुपा। तुम सबका दुख छुपा स्वांग भरती है यह बहरूपा। औरतें पुनर्जन्म लेती हैं, औरतें पुनर्जन्म लेती हैं, विश्वास है स्वबल का, जादुई अनहोनी का हर उस पल जब सब सोचते हैं सृष्टि हो रही है विलुप्त। औरतें अनबूझ पहेली हैं। एक और छोटी सी कविता
मैं कोशिश करता हूँ। बीच की जगह, बीच की जगह, दूरी तुम्हें जो आभास है, दूरी तुम्हें जो आभास है, वस्तुतः एक जगह है, संयमित संतुलित मध्य है। गोधूली, गोधूली दिवस रात्रि के संधिकाल सदृश असीम संभावनाओं का प्रहर है। विहान भोगे अंधकार से विलगाव का मीठा सा दंश है। प्रतीक्षा जाकर लौटने की विस्मित होते अनगिन पलों की स्मृति है। पुल प्रतिपल बनते बिगड़ते द्वीपों को साझा रहने का साधन है। मध्य प्रहर दंश स्मृति साधन है यह जगह बीच की। ये दोनों कविताएं मैंने यहाँ आने के बाद लिखने की कोशिश की। मैं अपने माँ पिताजी साथ रहते हैं। पिता बैठते हैं ड्योढ़ी पर, पिता बैठते हैं ड्योढ़ी पर हर शाम, जब सूरज डूब चुका हो और रात घिरनी बाकी हो। पहले इसे गोधूली कहते थे। जानते हैं वह देर अंधियारे तक कोई नहीं आएगा। शायद उनके पिता भी ऐसे ही बैठते थे ड्योढ़ी पर। घर के अंदर और बाहर नियंत्रण था उनका। परिवार के पहरेदार थे। नीची आंखें करते हम सब, वो सब दुबक जाते थे। गोधूली तब एक लक्ष्मण रेखा थी। कुछ आदतें परंपरागत होती हैं। मैं भी शायद वहीं बैठूंगा, लगभग उसी समय प्रतीक्षारत अपने होने की इस एहसास के साथ ढूंढूंगा उस रेखा के निशान। सोचूंगा क्या कुछ शेष रह गया। ये आज आखिरी कविता मुझे सौभाग्य मिला अर्जुन के साथ जाने का। अब जारवा समुदाय के बीच में वोटर आईडी कार्ड देने का। प्रणव सरकार साहब भी थे उस वक़्त। उसके लौट के आने के बाद मुझे तुरंत मैंने ये कविता लिखी थी। पुरखे, पुरखे पूर्वज, पुरखे इस ढंग से एंसेस्टर्स। पुरखे हमारे तुम्हारे रहे होंगे ऐसे ही सारे। पुरखे हमारे तुम्हारे रहे होंगे ऐसे ही सारे। बेफिक्र बेपरवाह निश्चल, बेफिक्र बेपरवाह निश्चल, न दुराव न छिपाव, मंद मंद मुस्कान, भूरी आंखें, थोड़ी चिपटी थोड़ी सुतवा नाक, काले बाल घुंघराले, स्याह रंग लगता श्याम। सोचा मिले तो सामने हो दुआ सलाम। उस घने अरण्य भेंट हुए वन प्रहरी एक साथ। थोड़ी झिझक थोड़ा कौतूहल, थे कहाँ अब तक आई अब याद। दंत पंक्ति फैला ला चेहरे पर मुस्कान, बजी तालियां मिटी दूरियां सदियों की। तुम आगे या हम आगे कौन करेगा यह तय। ईश्वर तेरा या मेरा है तो सबका एक, रूप अलग मंत्र विलग, पर मोक्ष तुम्हें चाहिए और हमें भी। विधान कई सारे व्यवधान बहुतेरे, यहाँ तो आज भी वही सरल सुलभ। आओगे इस ओर, आए इस प्रकृति से, संग चले इसके, लौटे इसी प्रकृति में। विस्मित मैं गया ठिठुर, बोझ छोड़ने का साहस कहाँ। देखा उनने गए समझ, हैं तो आखिर पूर्वज।
बहुत ही प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी शब्द सर। निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्तित्व ने जब लोगों को, अपने साथियों को प्रेरित किया तो कैसे आपसे प्रभावित ना हो। अब अंत में आज के इस सत्र को जो चेयर कर रहे थे हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी को सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं जब यहाँ पे था तो 2 चीज़ संपन्न कर पाया। एक अंडमान पे किताब लिखी थी और एक कविता की किताब जो अभी प्रकाशन के तहत है, कुछ दिनों में प्रकाशित हो जाएगी। तो उसी कविता की किताब से कुछ कविताएं सुना रहा हूँ आपको। शीर्षक है अंडमान में कैदियों की पहली खेप। एक जहाज निकला होगा इतिहास के तट से बीनकर अभागे लोगों को अनजान समुद्रों के पार। यात्रा से पहले चुनी गई होगी एक दिशा जो धरती के समतल में नहीं किसी अंतहीन गड्ढे में कराहती मिलती है। बांटी गई होगी कैदियों को उतनी ही हवा कि उठते गिरते फेफड़े से जीवन का भ्रम बना रहे। बस उतने ही शब्द मैसर होंगे जिससे उनके कंठों के सुराख हो सके पूरी तरह बंद। दिया गया होगा एक नया नाम जिसे सुनकर आदमी कांपता हुआ खुद से छुपने की कोशिश करता होगा। उतना ही पानी कि समुद्र का सारा नमक घुलकर आंखों को कर जाए एकदम खाली। उतना ही भूगोल का टुकड़ा जिसमें मरी हुई आशा दफन न की जा सके। बेड़ियों की ऐसी जकड़न कि हाथ लगे अनावश्यक अंग और पैर सिर्फ दोपाया होने के प्रमाण। उतना ही जीवन के मृत्यु के बाद का अफसोस किसी के हाथ न लग सके। अब ऐसे में इस विवाद की संभावना कहाँ होती है कि समुद्र पार करते ही हो जाता है धन भ्रष्ट। ये वैसे मैं थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उससे अलग है, शायद आपको पसंद आए। शीर्षक है प्रार्थना। हे ईश्वर, कितनी प्रार्थना काफ़ी होगी कि बिजली के तारों हे ईश्वर कितनी प्रार्थना काफ़ी होगी बिजली के तारों से चिड़ियों को बचाने के लिए या छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए। कितनी प्रार्थना काफ़ी है रेलगाड़ी का बिना हादसे के नए शहर पहुंच जाना जिसमें एक बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा नौकरी खोजने एक बड़े शहर जा रहा है। ईश्वर बताओ कितनी प्रार्थना काफ़ी है 2 दिनों से सूखे नलों में फिर से पानी आने के लिए और खोए हुए चाबी के गुच्छे मिलने के लिए ताकि खुल सके सारे बंद कमरे। ईश्वर कितनी प्रार्थना कि पढ़े हुए प्रश्न ही परीक्षा में आए और नौकरी मिल सके। कितनी प्रार्थना कि कुंवारी की शादी जल्द हो जाए। कितनी प्रार्थना कि सुबह की बस मिल जाए और दफ्तर में डांट न खानी पड़े। बताओ ईश्वर कितनी प्रार्थना चाहिए कि चांद इतना ही बड़ा रहे बिना घटे बढ़े। ईश्वर सारे हिसाब ठीक ठीक लगाना और ये भी बताना कि क्या छोटी प्रार्थनाओं से हो सकते हैं बड़े बड़े काम। मेरे घर से जहाँ CS के रेजिडेंस से रॉस का लाइट हाउस दिखता था सुबह में, तो रॉस के लाइट हाउस पे मैंने एक कविता लिखी थी, शायद आपको पसंद आ गई, आप रिलेट भी करेंगे। रॉस द्वीप का लाइट हाउस शहर के कई कोनों से दिखता है। मेरे घर की बालकनी से पूरब उत्तर और दफ्तर की खिड़की से उत्तर। लाइट हाउस का सारी दिशाओं से दिखना जरूरी है, गहरे समुद्र से भी और शहर की आबादी से भी। हर एक विकट यात्रा के बाद छोर मिलने का संकेत सबसे बड़ा सुख है, नाविकों और शहरों के लिए भी। इतनी आशा जरूरी है कि यह खड़ा है और वही खड़ा है जहां पहुंचते पहुंचते नावों का धैर्य लहरों से लड़ता हुआ अंतिम सांसें लेता है। इतनी बड़ी सांत्वना कि इस निर्जन में भी कोई सदियों से शाम ढलते लाइट हाउस की बत्तियां जलाता है, थके हुए नाविकों को छोड़ दिखाता है। सबसे बड़ा गौरव इसका कि चक्रवातों और डूबे हुए जहाज़ों की परवाह किए बिना कोई पाल खींचकर मस्तूल पर चढ़ाया हुआ नया यात्री
तैयार हो रहा है। हर एक जिजीविका के कगार पर होती है एक दिशा, जिस ओर दिखती है अंधेरे में लाइट हाउस की बत्तियाँ, जिसे मैं अपने घर की बालकनी से पूरब उत्तर में खोजता हूँ और दफ्तर के उत्तर से खोजता हूँ। आई थिंक कविताएं तो बहुत 60-70 है, तो मैं उतनी नहीं सुनाऊंगा, एक या दो और सुना देता हूँ। अंडमान से ही प्रेरित है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। मछुआरे का एक दिन। देर रात के स्याह में दूर खड़े उस छोटे घर की बत्तियों के नींद से उठने से पहले एक गीली जाल बेताल की तरह टंग जाती है उसके कंधों पर। धरती के समतल से साथ निकली पुरानी नाव एक हल्की आवाज़ किनारे पर रख छोड़कर घुस जाती है सागर के अथाह गहरे में। सागर के खतरे का मृत्यु बोध उसकी मौन आंखों से फिसलकर खारी हवा में थोड़ा और नमक घोल देता है, उसके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के पिघलकर पतवारों से एक हो जाते हैं। नाव में बैठे उसका ओझल होकर सागर बन जाना एक सम्मोहन है जीवन के खेल का। उसी तरह जैसे कि दूर किसी घर से धुएं का ऊपर उठना और पूरी तन्मयता से आकाश बन जाना, या जंगल के बीच किसी खिले फूल का पूरे संतोष से मुरझाकर गिरना और बिना शोर मचाए धरती बन जाना। धीरे धीरे सुबह छिटक कर दिन से अलग हो जाएगी और छोड़ जाएगी अनगिनत आशंकाओं से सुस्त दोपहर, जब वो इस छोटी नाव में सवार अकेला सागर से युद्ध करता रहेगा और खरोंच लाएगा सागर के सीने का एक टुकड़ा। मौत के सामने मौत का टुकड़ा काटने की हिम्मत पितरों ने उसके धमनियों में भर रखी है। वह कल फिर आएगा और काटेगा सागर का एक और टुकड़ा अगले दिन, हर रोज़, जब तक उसके हाथ पतवार से अलग न हो और आंखों का नमक चुक न जाए। मैं सोचता हूँ कि जीवन के जीने की सबसे कारगर तरकीब पूरी उम्र एक खारे और कसेले हो गए युद्ध से जीवन की दाव पर सिर्फ टुकड़े लाते रहने की ही है, जब तक कि हाथ पतवार बने रह सके और आंखों का नमक सागर में धुल न जाए। आई थिंक ये अंतिम कविता सुनाता हूँ। ये दिल्ली पे मैंने लिखी है, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और बहुत पहले लिखी थी, शायद 3-4 साल पहले। मैंने चंद्रभूषण और मैं, मुझे लगता है प्रोबेशनर से हम दोनों कविताएं शेयर करते रहते हैं। इसका शीर्षक है दिल्ली माघ तृतीया शुक्ल पक्ष। माघ का महीना जाड़े का महीना होता है, तो 3-4 साल पहले जाड़े में लिखी गई होगी। कल फिर रोशनी टटोलती सुबह धुएं के चबूतरे पर आकर बैठ जाएगी। सड़क के उस पार मुंह से भाप निकालती ठिठुरती धूप स्याह पानी के गड्ढे में गिरकर गीली हो जाएगी। लाखों अमोघ ताले खोलकर आदमी अपने को घसीटकर बाहर लाएगा और शहर के हवाले कर देगा। हर एक चौराहे पर अनगिनत कबूतर राहगीरों को चुगने के लिए बिखरेंगे, हताशा और आक्रोश। बेईमान से खड़े सीमेंट के खंभों पर भड़बड़ाकर दौड़ती मेट्रो सारी दिशाओं में ढोएगी गुमसुम उदासी। एक माँ फिर से अपने बेटे के लिए तैयार होगी युगों से चल रहे देवताओं से युद्ध को। देवताओं की क्या बिसात, फिर हारेंगे। शहर के सिरहाने जाती नदी के द्वीप पर जन्मे कृष्ण द्वैपायन जोड़ देंगे महाभारत में एक और अध्याय। और ये माना गया है कि यमुना पे ही वेद व्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था, उन्होंने वहीं से रचना स्टार्ट की थी। कल फिर मैं शहर से बचकर घर पहुंचने की कोशिश करूंगा। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से कई सारी प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों एवं कॉलेज के बच्चों के लिए आयोजित की गई, जिनके परिणाम हमारे पास हैं। मैं मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी एवं हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि इन बच्चों को पुरस्कृत करें। सर, कोई कंपटीशन लेनी चाहिए।
पार्टिसिपेशन इन इंग्लिश पहला स्थान आलिया नूर। गुंजन श्री साई of टी अरुणिया, प्राइस जी in the प्रज्ञा के निकोबार प्रशासन का, जिन्होंने इतना एक सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। 3 दिवसीय का कार्यक्रम का आज है समापन। प्रशासन श्री चंद्र